अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और आज इसका लेक्चर नंबर 4 है अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। लेक्चर नंबर 3 में हमने एटॉमिक रेडियस, उसके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। अब एक तो वर्ड मीनिंग से शो हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी टू फॉर्म आयंस। बट कौन से आयंस? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन को हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो एनर्जी जो पॉजिटिव आयन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, सिंपल मीनिंग में इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। बट आयन बनता कैसे है पॉजिटिव? जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ एटम्स इन गैसियस स्टेट। अगर हमारे पास टोटल 1 मोल ऑफ एटम्स हैं और 1 मोल ऑफ एटम्स में टोटल एवोगैड्रोस नंबर एटम है, हर एक एटम के आपने लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है और गैसियस पॉजिटिव आयन बनाने हैं। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली हम इसे डिफाइन करेंगे कि 1 मोल ऑफ एटम है, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, उनमें से हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है और एटम्स गैसियस स्टेट में है, मींस उन पे कोई आउटर इन्फ्लुएंस नहीं है। और जब हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो गैसियस पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी एनर्जी आपने प्रोवाइड किया है गैसियस एटम्स को गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन हुई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल ऑफ ईच एटम इन 1 मोल ऑफ एटम्स इन गैसियस स्टेट। कि 1 मोल ऑफ एटम्स हैं, गैसियस स्टेट में है, आपने हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और सारे के सारे एटम्स को गैसियस आयंस में कन्वर्ट कर देना है। इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को हम किलो जाउल पर मोल में मेजर करते हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। मींस 1 मोल एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए कितने किलो जाउल्स आप प्रोवाइड करें एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली मेजरमेंट है स्ट्रेंथ की, कि न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है। अगर न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल है, तो वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली मेजरमेंट है अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इट इज़ आल्सो द पैरामीटर टू डिटरमिन द मेटालिक कैरेक्टर। हमने प्रीवियस डिस्क्राइब किया था कि मेटल्स वो होती हैं जो कैटाइन बनाती हैं, और कैटाइन बनाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। अब मेटल्स वो हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हैं। आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब है इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली हमें मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताती है। ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की डिमांड कम होगी वो मेटल्स होंगे, और जिनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी वो नॉन मेटल्स होंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो अ पैरामीटर टू डिटरमिन द मेटालिक कैरेक्टर। अब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्क्राइब अगेन करते हैं। It is the amount of energy required to remove electron from outermost shell of each atom in 1 mole of atoms। कि हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम्स हैं, उनमें से हमने हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और उन्हें गैसियस पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं इसलिए ये एनर्जी कहलाएगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे सोडियम को देखें, सोडियम के केस में सोडियम है न्यूट्रल एटम और हमने इसके लास्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं 494 किलो जाउल पर मोल। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैसियस सोडियम इनटू गैसियस पॉजिटिव आयन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इन केस ऑफ कैल्शियम, आप कैल्शियम को देखें, कैल्शियम को आयनाइज करने के लिए हम 590 किलो जाउल पर मोल एनर्जी दे रहे हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके गैसियस पॉजिटिव आयन मींस मोनो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। इन द सेम वे अगर आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आप गैसियस पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे दैट इज़ नॉन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और मैग्नीशियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 738 किलो जाउल पर मोल। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब बेटे जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया ये बन गया गैसियस पॉजिटिव आयन। गैसियस पॉजिटिव आयन में से आपने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है।
जब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये गैसियस डाई पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो ये एनर्जी भी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। तो इसे हम डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है किससे, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन इन 1 मोल ऑफ आयन्स, कि हमारे पास टोटल 1 मोल ऑफ आयन है, इनमें से हर एक यूनी पॉजिटिव है और हर एक के आउटर मोस्ट शेल में से हमने एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो ये बन जाएंगे सारे डाई पॉजिटिव आयन्स। इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। एक बात यहाँ पे देखें, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला ना कैल्शियम का पीछे, ये देखें कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड किया वो है 590। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था 590, अब अगेन हमने एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इसका मतलब है कि एनर्जी की डिमांड तो वही होनी चाहिए, बट आप देखें सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी 1150 किलो जूल पर मोल। और अगर मैग्नीशियम का केस लेंगे कि मैग्नीशियम हमारे पास यूनी पॉजिटिव आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, हमने इसे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी 738 किलो जूल पर मोल। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, वहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की अमाउंट 1450 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। अब ऐसा क्यों है, अब देखें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, बट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की 738 थी, सेकेंड 1450 है। इसी तरह कैल्शियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी 590, सेकंड हमारे पास कितनी आ रही है 1150। अब ये तो ह्यूज गैप है फर्स्ट और सेकंड में, सो यहाँ से आप एक क्वेश्चन डिड्यूस कर सकते हैं कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर। इसकी रीज़न ये है कि देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है एटम में से, प्रोटॉन नंबर तो चेंज नहीं हुआ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो सेम रहे, बट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कम हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली हेल्ड हो जाएंगे, उनका रिमूवल मुश्किल हो जाएगा। सो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ फर्स्ट वन। तो इट मीन्स सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर दैन दैट ऑफ फर्स्ट। रीजन क्या है, आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम है तो प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली हेल्ड कर लेते हैं, सो रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। इसी तरह जब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और ये सेकंड से भी ज्यादा होगी। ये सेकंड से ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। जब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इलेक्ट्रॉन की तादाद मजीद कम हो जाएगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डाई पॉजिटिव आयन in 1 mole of ions from each and to form tri-positive ion is known as third ionization energy। तो इसका मतलब डाई पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के आपने ट्राई पॉजिटिव बनाना है, तो जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज मोर हायर देन द सेकेंड वन। क्यों? द सेम रीजन, क्योंकि जैसे ही रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मैग्नीशियम के केस में भी मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 है, जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम पॉजिटिव 3 बन जाएगा। पॉजिटिव 3 का मतलब है यू हैव टू प्रोवाइड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और मैग्नीशियम के केस में इसकी वैल्यू है 7730 किलो जूल पर मोल्स। इसी तरह कैल्शियम के केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कितनी थी 590, सेकंड कितनी आई 1150, बट थर्ड कितनी होगी 4940। सो जैसे जैसे हम फर्दर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद है फैक्टर्स इफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। बट फैक्टर से पहले एक बात यहाँ पे डिस्क्राइब करूँ कि एक एटम की एक आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, जैसे कि हमने मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में पढ़ा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी है, सेकंड भी और थर्ड भी। क्वेश्चन ये है कि एक एटम कितनी आयनाइजेशन एनर्जीज शो कर सकता है। एक एटम उतनी आयनाइजेशन एनर्जीज शो कर सकता है जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं,
क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हम उतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो वी हैव एबिलिटी टू रिमूव जस्ट वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि है ही एक। तो हाइड्रोजन के केस में सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हीलियम की 2 आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड रिमूव किया तो सेकंड, इसी तरह जब हम थर्ड रिमूव करेंगे, फोर्थ, 11th रिमूव करेंगे तो वो हो जाएगी 11th। बस इसके लिए 12th आयनाइजेशन एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि एक एलिमेंट की सेवरल आयनाइजेशन एनर्जीज हैं और एक एटम कितनी आयनाइजेशन एनर्जी शो करता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सो आयनाइजेशन एनर्जीज इतनी होंगी जितना एटॉमिक नंबर होगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, मींस किन फैक्टर की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। सबसे पहले तो है न्यूक्लियर चार्ज। जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी में ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप बढ़ जाएगी। ये 1 बाय 1 मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। साइज ऑफ एटम भी इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी इफेक्ट करती है, अरेंजमेंट भी इफेक्ट करती है, शील्डिंग इफेक्ट करता है, स्पिन पेयर रिपल्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करने वाले मेन फैक्टर्स हैं न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शील्डिंग इफेक्ट एंड स्पिन पेयर रिपल्शन। अब 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर आप न्यूक्लियर चार्ज पे आए, व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन्स का काम क्या होता है? प्रोटॉन्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। अब जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का क्या मतलब है कि अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। अगर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बढ़ती है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली रिलेटेड है आयनाइजेशन एनर्जी के। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, सो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। सेकेंड है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम कैसे इफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को या आयन? साइज ऑफ एटम का क्या मतलब है कि अगर एटम में लेस नंबर ऑफ शेल्स है, इसका साइज स्मॉल है। अगर मोर नंबर ऑफ शेल्स हैं, इसका साइज लार्जर है। अगर साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगी। अगर साइज लार्जर होगा तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पे के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सो बिगर साइज मीन्स लेस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। लेस अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस मीन्स इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सो साइज लार्ज होने से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सो साइज ऑफ एटम इज इनवर्सली रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी। साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गई, साइज छोटा होता जाएगा, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पे बाइंडिंग फोर्स बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तीसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। सबसे पहले तो व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? शील्ड कहते हैं प्रोटेक्शन को। अब न्यूक्लियस का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी किससे अट्रैक्ट होते हैं? न्यूक्लियस से। इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ इनर शेल्स, अगर इनर शेल्स की तादाद ज़्यादा है, इसका मतलब है न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम शो करेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है ना। सो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम हो जाती है इफ देयर आर मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, मींस न्यूक्लियस को शील्ड दे रहे हैं कि वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन शो ना करे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट डिफाइन कैसे हुआ? द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में कमी होना फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। और अब सिंपल सी बात है, अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, इसका मतलब है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो गई है। अट्रैक्शन कम हुई है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो जाएगा, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हुआ? इनवर्सली रिलेटेड टू आयनाइजेशन एनर्जी।
नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कॉमन ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड हो, जिसके ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो या जिसके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो, वो मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। दोबारा सुनिएगा कि हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, अगर एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, जैसे P है ना बेटे, तो P के 3 पोर्शंस हैं, Px, Py एंड Pz। Px, Py, Pz, ये ऑर्बिटल्स हैं P के। अगर ये ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो, जैसे कि नोबल गैसेस में होता है, तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अगर ये तीनों के तीनों हाफ फिल्ड हो तो ये भी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है? कंप्लीट फिलिंग और हाफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये कौन सी कंडीशन है? स्टेबल। स्टेबल का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स पे ग्रिप सख्त है। इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप सख्त होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पहले तो यहां तक सिंपल बात कि इट इज ऑब्जर्व दैट हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। दिस काजेज द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि स्टेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ गई है। अब नोबल गैसेस को देखें ना, इनमें फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब है इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। स्टेबल होने की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज भी हाई हो जाती हैं। यही बात अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस पे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें बेटे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन s में आ गए, 2s2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन 4 आ गए बेटे। इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, एक px में आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन py में आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 2pz में आ जाएगा। अब देखें इसके तीनों ऑर्बिटल्स जो p वाले हैं ना, वो हाफ फिल्ड है। इसका मतलब है हाफ फिल्ड भी हमने कहा है कि स्टेबल कन्फिग्रेशन है। अब फास्फोरस को देखें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। अब 15 एटॉमिक नंबर कैसे एक्सप्लेन होगा? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स 10, थर्ड में 5 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये अरेंज कैसे होंगे? 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बाकी 3 रह गए लास्ट शेल में, ये आ जाएंगे 3px1, 3py1 एंड 3pz1। ये भी तीनों क्या हो जाएंगे? हाफ फिल्ड। इसका मतलब है इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कंसिडर होगी? स्टेबल। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स अपीयर टू बी मोर स्टेबल, सो इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट ऑक्सीजन या सल्फर से ज़्यादा होंगी। अब इसका क्या रोल है? अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम अपना जर्नी स्टार्ट करें ना, नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अगर हम सिंपली देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स हैं। तो कॉमन ऑब्जर्वेशन तो ये है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के लिए अट्रैक्शन बढ़ती जाती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जानी चाहिए। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी लार्जर होनी चाहिए। इट शुड बी का मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। इट शुड बी डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, बट इसका ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी रीज़न क्या है? वही रीज़न जो पहले अभी एक्सप्लेन किया है कि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल कंसिडर होते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे देखिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। इसके तीनों p में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सो ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने का क्या मतलब है? इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है। सो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी देखें 1403 ज़्यादा हो जाएगी। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है।
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2, 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2px2 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2py1 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2pz1 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, बट आप देखें पी में तीनों हाफ फिल्ड नहीं है, इनमें से एक क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाला कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब अगर तो तीनों पी हाफ फिल्ड होते तो ये स्टेबल होता, बट ये तीनों हाफ फिल्ड नहीं है तो इट इज़ लेस स्टेबल, सो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो बजाय ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने के नाइट्रोजन से कम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है और मोर स्टेबल है। अच्छा, इसके बाद स्पिन पेयर रिपल्शन, लास्ट फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑटोमेटिकली एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, बट दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी। इट मीन्स व्हेन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, एज इन केस ऑफ ऑक्सीजन, अभी हमने डिस्कस किया है, ऑक्सीजन में 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। सो ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। रिपल्शन की वजह से इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी लेस हो जाएगी। दिस इज द सेकंड रीजन व्हाई ऑक्सीजन हैज़ लेस आयनाइजेशन एनर्जी दैन दैट ऑफ नाइट्रोजन। एक तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, उसकी वजह से स्टेबल है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ग्रेटर हो जाएगी, ऑल्दो उसका एटॉमिक नंबर कम है। दूसरी रीज़न कि नाइट्रोजन में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है ना, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में से होना है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, जबकि ऑक्सीजन में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है वो होना है 3px2 में से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो रिपल्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान हो जाएगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड देन दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी रिपल्सिव फोर्स। अगर तो इलेक्ट्रॉन अकेले हैं, पेयर्ड नहीं है, अनपेयर्ड है, तो इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस भी नहीं है। इट मेक देम डिफिकल्ट टू गेट रिमूव्ड, तो हायर आयनाइजेशन एनर्जी। बट अगर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की एग्जांपल को लें तो दोबारा यही बात कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं पी में, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, बट दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और नाइट्रोजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p ऑर्बिटल्स में, मीन 2px में 1, 2py में 1 और 2pz में 1। तो इसका मतलब है स्पिन पेयर रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगेन यहाँ पे ये वही एग्जांपल जो मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे की हुई है, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1। अब ये सारे हाफ फिल्ड नहीं है, इनमें से एक ऑक्सीजन ये वाला ऐसा है, एक पी ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें स्पिन पेयर रिपल्शन होगी, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी ऑक्सीजन की कम होगी दैन दैट ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या होता है, एलिमेंट में एक शेल ऐड होता जाता है। ये हमने एटॉमिक साइज में चीज़ बड़ी वाजे तौर पे डिटेल के साथ पढ़ी है। अप टू डाउन देयर इज एडिशन ऑफ 1 शेल। जब एक शेल का एडिशन होगा तो ऑटोमेटिकली साइज ऑफ एटम बढ़ जाएगा, साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इनर शेल्स भी बढ़ जाएंगे, मीन्स शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाएगा। सो अप टू डाउन आते हुए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। मींस अगर हम ग्रुप 1 को देखें तो इसमें लिथियम की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी और सीजियम की लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे स्मॉल है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना सबसे मुश्किल है। इसका न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करता है। सीजियम का साइज लार्जर है,
इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक है, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा, यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। लिथियम इज ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ सोडियम, sodium has greater than potassium, potassium has greater than rubidium and rubidium has greater than cesium। तो अप टू डाउन क्या होता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। बट अगर हम पीरियड में देखें, पीरियड में हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट शेल तो सेम रहता है, इट मीन्स लेफ्ट टू राइट शेल इज सेम। अगर शेल सेम है तो इनर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, मीन्स शील्डिंग इफेक्ट भी सेम है। बट लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज इनहेंस होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी का जर्नी है वो अप टू डाउन इंक्रीज होता जाएगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू लेफ्ट टू राइट सॉरी इंक्रीज होता जाएगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इन नेक्स्ट एलिमेंट इन अ पीरियड। अच्छा, बट इसमें ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। ये तो सिंपल ट्रेंड है ना कि लेफ्ट टू राइट शेल सेम है, शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल मुश्किल होता जा रहा है। सो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी। बट इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। इन वेरिएशंस की वजह क्या है, जो हमने पीछे पढ़ी है, एक तो वो है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, मींस हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो है ये मोर स्टेबल होते हैं। दूसरा ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट। ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट क्या है कि देखिए ऑर्बिटल होते हैं एस, पी, डी एंड एफ। एस है सर्कुलर शेप का, पी है डम्बल शेप का। एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि ये सिमेट्रिकल शेप है, न्यूक्लियस के करीब होता है, अरेंजमेंट में ये पहले होता है तो न्यूक्लियस की ग्रिप इस पर सख्त हो जाती है। जबकि पी जो है ये एस के बाद अरेंज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आफ्टर एस आते हैं, इसकी एनर्जी थोड़ी सी हायर है, इस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी थोड़ी सी कम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ये नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन होगा। अब मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, एल्यूमिनियम का 13। इस बात से इंडिकेट हो रहा है कि एल्यूमिनियम की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है, इसके 13 प्रोटॉन्स आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम के 12 प्रोटॉन है, प्रोटॉन्स कम है, अट्रैक्शन भी कम होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन का रिमूवल थोड़ा सा आसान होगा। सो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए। तो एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ मैग्नीशियम। बट जब असल में हम देखते हैं तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर है, एल्यूमिनियम की कम है। वेरिएशन आ गया। वेरिएशन क्यों आया है? क्योंकि मैग्नीशियम में है 12 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3s2। एल्यूमिनियम में है 13 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 10, थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन है 3s2 3p1। इसका मतलब है आपने मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो s से करना है, एल्यूमिनियम से करना है तो p से करना है। पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है कि s से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल है, p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है। सो S वाले की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, P वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सो एल्यूमिनियम शोज लेस आयनाइजेशन एनर्जी देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। और सेम बिहेवियर ऑब्जर्व होता है बेरिलियम और बोरॉन में, क्योंकि बेरिलियम में 2s2 है जबकि बोरॉन में 2p1 है। P में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इसी तरह हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड, हमने कहा कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल, और इसमें वही केस आ जाएगा जो हमने पहले डिस्क्राइब किया है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में 3 ऑर्बिटल हैं, px, py, pz, ये तीनों हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल। ऑक्सीजन में 8 है, मींस एक p में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3py 1 है, 3pz भी 1 है, तो ये स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन 8 है, तो 8 एटॉमिक नंबर अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करेगा, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा तो ये मोर आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगा देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये नॉर्मल बिहेवियर से हट जाएगा। यही सेम बिहेवियर एग्जिस्ट करता है फास्फोरस और सल्फर में। फास्फोरस में 3px1, 3py1 और 3pz1 तीनों हाफ फिल्ड है, स्टेबल है। सल्फर में 3px2,
मीन्स ऑक्सीजन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड नहीं है, सो रिपल्सिव फोर्सेज एक्ट करती हैं। पी एक्स में जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है। तो दीज आर सर्टन वेरिएशंस।